नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति में आपका स्वागत है। तो क्या किया जाए, मुझे लगता है कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे स्थूल पदार्थों के गुण, उसके सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। देखिए, जो कॉन्सेप्ट बचा होगा, मुझे लगता है एक शायद पास्कल का नियम बच गया था क्या, तो उसको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराते समय आपको बता दूंगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट वाली वीडियो तो देखिए ही देखिए, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये वीडियो आप जरूर देखिए। देखिए, जनरल साइंस एक ऐसा पोर्शन है जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कठिन है। हाँ, इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा कठिन है जनरल साइंस। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, जिन्होंने BSc MSc नहीं किया हुआ है, उनके लिए बहुत कठिन है, ठीक है ना। लेकिन मैं उसको जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आसान करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो और ज़्यादा आसान कर देता, पूरा वीडियो दिखा करके, पिक्चर दिखा करके समझाता आपको। लेकिन चलिए, इसी में आपको जब तक स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था नहीं होती, यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जो बच जाएगा कॉन्सेप्ट उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन के डिस्कशन वाली वीडियो भी आप जरूर देखा कीजिए। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते जो यहाँ पर छोड़ जाते हैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ाते समय, तो उसको मैं यहाँ पर कवर करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। कह रहा है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। मैं इसको आपको डिस्कस करा चुका हूं कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। मैं जब आपको पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि लिक्विड चाहता है कि उसके सरफेस का क्षेत्रफल कम से कम हो। छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी हर लिक्विड चाहता है कि उसके सरफेस का क्षेत्रफल कम से कम रहे। और ये गोली आकृति ही एक ऐसी आकृति है जिसमें सरफेस का क्षेत्रफल कम रहेगा। अगर इसको ऐसे बना देंगे तो सरफेस का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, ऐसे बना देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि वर्षा की बूंद भी एक लिक्विड है, तो वो क्या करती है, गोली अपने आप को रखना चाहती है, क्योंकि गोली ही एक ऐसी आकृति है जिसमें सरफेस का क्षेत्रफल कम से कम रह पाएगा। अगर इसको चौकार बना देंगे तो इससे ज्यादा इसका हो जाएगा, त्रिभुजाकार में भी इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। पानी की बूंद गोलाकार होती, इसका कारण क्या है, वही पृष्ठ तनाव। चलिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। चलिए, दो क्वेश्चन हो गया, पानी की बूंद गोलाकार क्यों होती है, दो क्वेश्चन हो गया। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। मिट्टी का तेल पानी के तेल के ऊपर इसलिए तैरता है क्यों। कह रहा है कि मिट्टी का तेल जो होता है पानी है ये, हाँ, और इसके ऊपर अगर आप मिट्टी का तेल ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या करता है, तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, कोई चीज कब तैरेगी ये समझिए। वैसे तैरने के केस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, लेकिन हमको यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखना है। कह रहा है कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे रहेगी, और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगी, ठीक है ना। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे जब मान लिया मैं दुबला पतला हूं और मैं बहुत किसी हष्ट पुष्ट आदमी खाली के साथ लड़ने लगूं कि चलो खाली मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूं, तो खाली क्या करेगा, उठा करके मुझे ऊपर कर देगा ना, मुझे नीचे पकड़ेगा, उठा देगा, क्योंकि खाली मुझसे ज्यादा तगड़ा है। तगड़े का मतलब क्या है, कह सकता हूं कि खाली का घनत्व तो मुझसे ज्यादा है, यानी मेरा घनत्व तो कम है, खाली का घनत्व तो ज्यादा है। तो खाली ने क्या किया, उठाया और मुझे तान दिया। तो वही चीज, जिसका घनत्व तो कम रहेगा वो ऊपर रहेगी, और जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगी। यानी कि
मैं ये कह सकता हूं कि तैरने वाले केस में ज्यादा घनत्व वाली चीजें नीचे होंगी और कम घनत्व वाली चीज ऊपर होगी, यानी कम घनत्व वाली चीज ज्यादा घनत्व वाली चीज के ऊपर तैरेगी। तो मिट्टी का तेल क्यों तैरता होगा? मिट्टी के तेल का घनत्व कम होगा और पानी का ज्यादा होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? मान लीजिए यह है पानी, इस पर जो है अगर आप तेल डाल दीजिए तो ये फैल जाता है ऐसे 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 ऐसे। ये क्यों फैल जाता है? क्यों फैल जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। मैंने आपको पृष्ठ तनाव का एक वो बताया था ना, क्या बताया था? हाँ, कि जिसका पृष्ठ तनाव जितना कम होगा, जिसका पृष्ठ तनाव जितना कम होगा वो उतना ज्यादा फैलेगी, ऐसा बोला था ना। मैंने क्या बताया था कि अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो क्या करेगी? वो अपने एरिया को कम करने का प्रयास करेगी। पृष्ठ तनाव का मतलब मैंने आपको बताया था कि अपने एरिया को कम करना, यानी ज्यादा पृष्ठ तनाव तो ज्यादा एरिया को कम करेगा। जितना ही ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा वो अपने सरफेस को उतना ही कम करने का प्रयास करेगा। मैंने आपको यह बताया। इसका उल्टा कीजिए, यानी कि कम पृष्ठ तनाव है तो क्या होगा? सरफेस को बढ़ाएगा। भाई ज्यादा पृष्ठ तनाव है तो कम करेगा और कम है तो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो यानी फैल रहा है, इसमें क्या कह रहा है? तेल फैल जाता है। तेल फैल जाता है का मतलब क्या है? कि तेल इतना था इतना हो गया। इतना कब होगा? जब उसका पृष्ठ तनाव कम होगा। क्या होगा? पृष्ठ तनाव कम होगा। ठीक है ना? चलिए, तो देख लीजिए कहीं है। हाँ, तेल का तनाव पानी से कम है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? तेल के तल पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का जो तनाव, सीधा से जान लीजिए, तभी फैलेगा जब उसका पृष्ठ तनाव कम होगा। तो तेल का तनाव पानी के तनाव से कम है, इसलिए वो फैल जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? वही जो यहां बता रहा था। वहां पानी पहले आया था, यहां पर द्रव शब्द यूज कर दिया गया। पृष्ठ तनाव। ठीक, चलिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्यों? वही पृष्ठ तनाव, जल में पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए, कह रहा है जब किसी झील की तली से उठ करके वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा। क्या कह रहा है? जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? मैं आपको बताया था वहां पर, ये आला याद रखिए कि मान लिया ये है बुलबुला और ये सागर झील, ये किसी झील में या किसी पानी में ऐसे है। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्या होगा कि यहाँ और यहाँ दाब, जैसे ये ऊपर जाएगा, ऊपर ये वाला दाब कम होता जाएगा। जब ये वाला दाब कम होता जाएगा तो ये प्रभावशाली हो जाएगा अंदर वाला दाब। वही गुब्बारा और बुलबुला वाला उदाहरण याद रखिए। तो ये प्रभावशाली हो जाएगा तो ये क्या करेगा? बढ़ाता जाएगा इसका आकार। यानी जैसे ये वाला बाहरी वाला कम होगा वैसे ही अंदर वाला उतना ही ज्यादा दबाता चला जाएगा। और जब दबाता चला जाएगा तो ये और बड़ा होता चला जाएगा।
मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बाहरी दाब कम होता जाता है तो अंदर की हवाएं उसको करती जाती है और झिल्ली उतना ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो यही वहाँ पर है, यहाँ पर बाहरी दाब क्या है, यहाँ पर बाहरी दाब पानी का लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस स्थिति में क्या होगा कि इतने ज़्यादा पानी का दाब लग रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर आएगा बाहरी दाब और कम होगा, और ऊपर आएगा और कम होगा। यहाँ पर जब हम आएंगे देखेंगे तो क्या होगा कि बाहरी दाब बिल्कुल कम हो गया और अंदर का तो उतना ही है, ठीक है ना। यहाँ बाहरी दाब क्या है, बाहरी दाब से यहाँ मतलब है वही झील में भरे पानी का दाब, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऊपर आने पर वही गुब्बारे वाली स्थिति यहाँ पर बन जाएगी कि यह और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है भैया। चलिए, चाहे ये बुलबुला झील से ऊपर जाए चाहे कोई गुब्बारा ऊपर जाए, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि बाहरी दाब इधर वाला दाब कम हो रहा है, ठीक। कह रहा है कि साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। याद रख लीजिए हमेशा जो है ये जो होता है अंदर वाला और ये जो बाहर वाला ये क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो चलिए वही कह रहा है कि साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए। 8 क्वेश्चन लग गए, जल्दी जल्दी लगाइए भाई, समय नहीं है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा श्यानता होती है जल की, खून की, वायु की, शहद की। श्यानता का मतलब क्या है, गाढ़ापन। तो जल और वायु तो कट जाएगा, खून और शहद बचेगा। इसी में कंफ्यूजन होगा कि खून की श्यानता ज्यादा होती है या शहद की श्यानता ज्यादा होती है। देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो शहद की ज़्यादा होती है, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो रट लीजिए। हाँ, अब चेक करने तो चलेंगे नहीं, खून और शहद देखेंगे तो शहद ज़्यादा गाढ़ा लगेगा, समझे। और मैंने क्या बताया, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा श्यानता होगी शहद की, फिर उसके बाद खून की, फिर उसके बाद जल की, और सबसे कम श्यानता किसकी होती है, वायु की होगी, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताप बढ़ने के बाद जल की श्यानता क्या होती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। मैंने आपको बताया था जब आपको विस्कोसिटी यानी श्यानता पढ़ा रहा था कि ताप बढ़ने के साथ किसी लिक्विड की श्यानता घटती है क्योंकि उसके अणु दूर दूर जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि गैस के केस में जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर हमका गैस वाला ये क्वेश्चन तो है नहीं, ये क्वेश्चन है द्रव वाला। तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। बता चुका हूं सारा कुछ, बहुत डिटेल में इसको समझाया था। इसके साथ मैंने एक और समझाया था, क्या याद है, ब्लड प्रेशर वाला, बीपी वाला। कि कुछ लोगों के मुंह से नहीं कुछ लोगों के नाक से, आंखों से खून आने लगता है जब वो हवाई जहाज की यात्रा करते हैं या जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं। क्यों होता है, मैंने आपको बताया था ना कि अभी जब ज़मीन पर हैं तो ये जो है, और ये जो पेन की स्याही है, स्याही जो रिफिल पर दाब लगा रही है वो, और जो बाहर से दाब लग रहा है रिफिल पर हवा का, दोनों इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हवाई जहाज में जाएंगे, हवाई जहाज में जाने का मतलब क्या होगा, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पर क्या होता है, ऊपर जाने पर गैसों के घनत्व में कमी आ जाती है। हाँ,
यानी ऊपर जाने पर उतना ज़्यादा गैस यानी उतना ज़्यादा हवा नहीं मिलेगी, यानी ऊपर जाने पर हवा की मात्रा कम हो जाएगी। जब हवा की मात्रा कम हो जाएगी तब ये बाहरी दाब कम हो जाएगा, और जब बाहरी दाब कम लेकिन ये उतना, ये रिफिल पर उतना मार रहा है लेकिन बाहरी दाब हो गया कम, तो अंदर से प्रेशर मारेगा ना। यहाँ तो संतुलन है, जितना अंदर से मार रहा था उतना बाहर से मार रहा था, लेकिन ऊंचाई पर अंदर वाला ज़्यादा हो गया, बाहर वाला कम। और जब अंदर वाला ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिफिल से स्याही बाहर आ जाएगी। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब क्या है? वही बाहर का दाब, बाहर जो वायु का दाब है। जितना जमीन पर वायु दाब रहता है, हवाई जहाज में जाने पर गैसों के घनत्व में कमी होने के कारण कम हो जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख लीजिएगा, बहुत डिटेल समझाया है इसको। चलिए, सारा कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कॉन्सेप्ट की क्लास आप देख लेंगे तो 90% क्वेश्चन, 90% क्या, मुझे तो लगता है कि 95%, 99% तक मैं दावा करता हूं कि क्वेश्चन आपके अपने आप ही लग जाएंगे। आप बस कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख लीजिए बस। हाँ, इतना डिटेल में वहां बताया गया। और देखिए एक चीज और बताएं आपको, डिटेल में भी बताया है और फालतू की चीज भी नहीं बताया है कि चलें अब कक्षा 6-7 वाली चीज आपको मैं बताऊं, हाई स्कूल वाली चीज बताऊं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में, उस सारे एरिया मैंने आपको कवर करा दिए हैं। और कोई ये नहीं कि सिर्फ मैं यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस को ही फोकस किया हूं। 7 स्टेट जो भी हिंदी भाषी स्टेट हैं वहां से मैंने क्वेश्चन का मतलब एनालिसिस किया कि किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज तक किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पोर्शन के कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में यहां पर कवर कराया हूं। समझे ना? आप देख लीजिएगा। अब जिस पोर्शन भाई 1990 से लेकर 2022 तक यानी 32 सालों का मैंने एनालिसिस किया, 32 वर्षों का एनालिसिस किया। अब मान लिया एक का दो क्वेश्चन कभी आउट ऑफ सिलेबस चला गया तो अब उतना ज़्यादा गौर मत कीजिएगा भाई। मैं प्रयास करता हूं कि 100% क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है ना। चलिए, ये इसको भी बता चुका हूं। कह रहा है नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। ये एक चित्र कुछ बना रखा है, ये एक फव्वारा का चित्र है। ठीक है ना। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 1 2 3 4। कह रहा है कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी पर फेंका जाएगा। ये 4 छेद है, 1 2 3 4। इन चारों में से कौन सा छेद, भाई ये फव्वारा है तो फव्वारे का मतलब क्या होता है कि ये जो छेद है इससे पानी आ रहा होगा। तो कह रहा है जब इससे पानी निकले ऐसे 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 ऐसे, तो कौन वाले छेद से सबसे ज्यादा दूर तक पानी फेंका जाएगा। याद रखिए मैंने आपको बताया था कि जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा वो छेद सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी फेंकेगा, और जब सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी फेंकेगा तो सबसे दूर तक जाएगा। मैंने आपको वहां पर एक टंकी का उदाहरण बताया था और नल लगा दिए थे, टोटी चाट लगा करके बताया था ना। तो मैंने क्या कहा, यह है फव्वारा, तो यहां सगल क्या होगा, पानी भरा होगा। अब ये बताइए सबसे ज्यादा प्रेशर, पानी का सबसे ज्यादा दबाव किस बिंदु पर होगा, इस वाले पर होगा। चूंकि यहां पर इतना ज्यादा पानी है, इस वाले पर इतना पानी है, इस वाले पर इतना, इस वाले पर सबसे कम पानी है। भाई फव्वारे में ये पानी भरा हुआ है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा उस पर सबसे ज्यादा पानी का दबाव पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा हो। द्रव दाब वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो आप खोल करके देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो ये जो 1 नंबर पर सबसे ज्यादा द्रव का दाब पड़ रहा है, भाई इतना ज्यादा द्रव का दाब हो गया यहां से यहां तक का ना, तो जब इस पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है यानी इस वाले छिद्र से सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा।
और जब सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा तो मैं क्या कहूंगा कि सबसे ज्यादा दूर तक फेंकेगा। भाई यहाँ पर एक गेंद लिखी, इसको बहुत प्रेशर से फेंकिए तो ज्यादा दूर तक जाएगी ना, और एक गेंद लीजिए उसको कम प्रेशर से फेंकिए तो कम दूर तक आएगी ना। तो वही चीज ये मान लिया यहाँ तक चला जाएगा, और यहाँ से पानी जो निकलेगा वो यहाँ तक आया, यहाँ से जो निकलेगा यहीं तक आएगा, और यहाँ से जो निकलेगा यहीं तक आएगा। समझे भैया? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी जो फव्वारे का जो छेद सबसे नीचे होगा उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, और चूंकि सबसे ज्यादा प्रेशर होगा तो उससे फेंका गया पानी सबसे दूर तक जाएगा, और जो सबसे ऊपर होगा उससे फेंका हुआ पानी सबसे कम उस पर आएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4, सबसे नीचे 1 है, यानी 1 द्वारा जो पानी फेंका जाएगा वो सबसे ज्यादा दूर तक फेंका जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सब बता चुका हूं, इसलिए यहां पर उतना ज्यादा बताने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। ठीक, चलिए। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी मौसम दशा इंगित होती? देखिए बैरोमीटर आपको पढ़ा चुका हूं, जब मापक वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया कि भूकंप मापी यंत्र क्या होता है। वहां पर मैंने आपको बैरोमीटर वगैरह की चर्चा की थी। वहां मैंने आपको बताया था कि बैरोमीटर में अगर रीडिंग नीचे गिर रही है तो इसका मतलब है कि मौसम बहुत ज़्यादा तूफानी होगा, बहुत ज़्यादा आंधी चलेगी। और अगर बैरोमीटर में रीडिंग ऊपर जा रही है तो हम क्या कहेंगे? बैरोमीटर एक प्रकार का कुछ ऐसे बना होता है, अब ठीक है ना। अगर रीडिंग यहाँ पर आ गई तो हम क्या कहेंगे कि गिर गई। भाई यहाँ पर मान लिया पहले यहाँ थी और गिर करके यहाँ आ गई, तो मैंने क्या कहा कि रीडिंग नीचे आ गई। अब रीडिंग नीचे आने का मतलब मौसम होगा तूफानी, और यहाँ पर थी रीडिंग यहाँ चली गई, तो मैं क्या बताऊँ? रीडिंग ऊपर चली गई। रीडिंग का मतलब वही, जब हमने वहाँ पर रखा तो कुछ बताएगा ना कि इतना यूनिट आया, इतना यूनिट आया। ये एक प्रकार का नापने का पैमाना है, ठीक है ना। तो रीडिंग अगर ऊपर चली गई तो मौसम होगा सफा। चलिए, तो कह रहा है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? यानी गिरावट हो गई तो कौन सी मौसमी दशा? तूफानी। 22 का ए। कह रहा है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? मैंने बताया था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाँ, अब आयतन किस पर कम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम होगा और घनत्व अधिकतम होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए। 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं कि पानी का अपेक्षित घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ कर दीजिए। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, कह रहा है क्या कह रहा भैया? आगे चलें? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती क्योंकि? भैया बताया तो था आपको कि ऊपर मछली जीवित रहती हैं, ऊपर बर्फ जमी है ऐसे 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 ऐसे, और नीचे जो है मछली जीवित रहती है। ये मान लिया है मछली, ठीक है ना। ये जीवित रहती क्यों? क्योंकि नीचे पानी रहता है। पानी क्यों रहता है? कई कारण है पानी के लिए। मैं वहाँ पर एक आपको मोटा मोटा समझाया था
कि नीचे वाली जो बर्फ जमी होगी ये इसके दाब के कारण पानी में चेंज हो गई होगी। एक का कारण और है, उसको जब क्वेश्चन अभी आएगा तो बताऊंगा कि नीचे पानी क्यों रहता है, ठीक ना। उतना तो आपको बता दिया था कि जो यहाँ जमेगी भी बर्फ वो इसके दाब के कारण फिर पिघल जाएगी, इस वाली ऊपर वाली परतों के दाब के कारण। एक कारण और है कि यहाँ पर पानी क्यों रहता है, अभी क्वेश्चन आएगा तो उस पर मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो जीवित यहाँ मछली क्यों जीवित रहती है, क्योंकि ताली पर पानी रहता है। मछलियाँ नियत तापी जीव है, मछलियाँ बर्फ में नियत हो जाती है, ये सब गलत ऑप्शन है। झील की ताली पर जल जम नहीं पाता, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है, सही ऑप्शन नंबर सी। यानी झील की तली पर जो है ये बर्फ यहाँ नहीं रहता, बर्फ जम नहीं पाता यानी पानी रहता है, ठीक है ना। चलिए, और जो जमता भी है वो फिर पिघल जाता है, यानी कुल मिलाकर के कुछ भी वजह से यहाँ पर बर्फ जमा नहीं रहता, यहाँ पर पानी रहता है ताली पर, ठीक है ना। जमेगा कैसे, ऊपर वाला इतनी से जमेगा उसको पिघला देगा फिर पानी में, तो जमा ही नहीं रह पाता। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना। ये मुझे लगता है मैकेनिक्स का क्वेश्चन यहां पर डाल दिया, कभी कभार कुछ गलत हो वहां छूट गया होगा, झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। चलिए, क्या कह रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। क्रीम से दूध निकालने, क्रीम सेपरेटर मशीन, अभी सब मैं आपको पढ़ाया हूं मैकेनिक्स में कि अपकेंद्री बल लगता है, यहां पर कहीं यहां होता है तो क्या होता है, ऐसे ऐसे, तो इधर से इधर अपकेंद्री बल लगता है, मैंने आपको बताया था। और ये अपकेंद्री बल करता क्या है, ये घूम घूम करके मक्खन ऐसे फेंकता जाता है, ठीक है ना। तो कपड़ा धुलने की मशीन या क्रीम सेपरेटर मशीन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अपकेंद्री बल के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लगाएं, कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। रोज तो बोलता हूं कि व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यह तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा। मैंने यहां क्या कह रहा है, यह पानी है, और ये शरीर है। जब पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ये तैर रहा होता है शरीर, लेकिन कहते हैं जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया जाए तब क्या फर्क पड़ेगा, क्या तैरेगा, नहीं तैरेगा। मैंने आपको बताया कोई चीज क्यों तैरती है, कई सारी चीज मैंने आपको बताया था, साथ ही साथ एक चीज मैंने आपको और बताया था कि नीचे से उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल करता क्या है, उसको उठा देता है, और उठाने से क्या होता है कि डूब नहीं पाती, ऊपर तैरने लगती। भाई नीचे से उत्प्लावन बल लगता है ना, और उत्प्लावन बल लगाता कौन है, ये जो लिक्विड होता है यही उत्प्लावन बल लगाता है, समझे। तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड की डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी, यानी लिक्विड का घनत्व तो जितना ज़्यादा होगा, उत्प्लावन बल उतना ज़्यादा लगेगा। भाई वही मैंने आपको बताया ना, खाली जितना तगड़ा आदमी होगा वो जब पटकी पुटका करेंगे, कुश्ती लड़ेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपको उठा करके ऊपर तान देगा ना। हाँ, अगर पतला आदमी होगा तो उतना ज़्यादा ऊपर नहीं तानेगा, जितना ज़्यादा मोटा आदमी होगा उतना ऊपर तान देगा। यानी द्रव जो है जितना ज़्यादा मोटा होगा, मोटा का मतलब क्या है, उसका घनत्व तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जब यहाँ पर कोई आदमी आएगा तो उसको ऊपर तान देगा, समझे, ऊपर तान देगा, ठीक है ना। और वो क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। इतना तो आपको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और ये द्रव का घनत्व तो
जितना कम होगा उतना ही दिक्कत होगी। यह द्रव का घनत्व जितना ही कम होगा हम क्या कहेंगे कि ये वस्तु तैरेगी नहीं बल्कि डूब जाएगी। भाई पतला आदमी से आप लड़ेंगे तो पतला आदमी तानेगा थोड़ो, आप खुद ही उसके ऊपर चढ़ बैठेंगे, समझे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड था तब तैर रहा था। अच्छा 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसी पानी को अगर कर दिया जाए तो होगा क्या, ये पानी और पतला हो जाएगा। जितना इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये पानी पतला हो गया ना, और पतला होने का मतलब क्या होता है कि इसका घनत्व कम हो गया, और घनत्व कम होने से फर्क क्या पड़ेगा, घनत्व कम होने से क्या फर्क पड़ेगा कि ये आदमी तैरेगा नहीं बल्कि डूब जाएगा, समझे। घनत्व जितना ज़्यादा होगा तैरने की संभावना उतना ही ज़्यादा, घनत्व जितना कम डूबने की संभावना उतनी ज़्यादा, ठीक है ना। तो लिख दीजिए ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बढ़ाकर 100 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो शरीर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक, चलिए 18। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों। बता चुका हूं, सब बता चुका हूं, गंगा नदी, समुद्र, इस सब का एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं भाई। मैं बोल चुका ना कि कम से कम 90% और अधिक से अधिक 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, बस आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख लीजिए, और बाकी जो 10% है एक बार डिस्कशन देख लीजिए। 100% कवरेज बाहर कहाँ जाएगा मेरे भाई। मैं तो बिहार पीसीएस वालों को कहता हूँ कि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, 30 पे 30 कर लेंगे आप। लेकिन देखिए तो एक बार दोनों वीडियो, क्वेश्चन वाली भी वीडियो और कॉन्सेप्ट वाली भी वीडियो। लेकिन कुछ लोगों को चर्बी चढ़ी होती है ना, नहीं देख रहे हैं। काफ़ी लोग देख रहे हैं लेकिन काफ़ी लोग, उनको लगता है कि मुखर्जी नगर जाएंगे वहाँ 20,000 रुपया देंगे तब जो है वो कोई घुट्टी पिला देगा और हो जाएगा। नहीं होगा। 30 में आप 20 क्वेश्चन अगर कर लीजिएगा ना तो मैं नाम बदल दूंगा, आप चले जाइए बस मुखर्जी नगर। नहीं कर पाएंगे आप। वो अलग बात है कि आप बीएससी एमएससी पहले से कर रखे हो तब अलग बात, और बीएससी एमएससी कर भी रखे होंगे तो तीनों पोर्शन थोड़ी आप कर लेंगे, हाँ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग बायोलॉजी वाले हों, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बीएससी कर रखे हों तब कर लेंगे। चलिए छोड़िए, हमको क्या करना, देखना है तो देखिए, नहीं देखना है ना देखिए। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। तैरने वाले में मैं बार बार क्या कहा था, मैं बोला था कि जिस लिक्विड का घनत्व ज़्यादा होगा, क्या बोला था कि जिस लिक्विड का घनत्व ज़्यादा होगा उसमें तैरना उतना आसान होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड का घनत्व जितना ज़्यादा होगा नीचे से उत्प्लावन बल उतना ज़्यादा वो लिक्विड लगाएगा, और जब नीचे से उत्प्लावन बल लगाएगा तो क्या करेगा, आदमी नीचे डूब नहीं पाएगा। भाई आदमी डूबता क्यों है, ऐसे डाला, मान लिया किसी को ऐसे गिराया, अब नीचे से कोई ऊपर तान दे जो है तो कोई गिर पाएगा, नहीं गिर पाएगा। वो तो नीचे इसलिए गिर जाना मतलब डूब जाना, क्योंकि नीचे से ऊपर उसको कोई तानने वाला होता ही नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब घनत्व जितना ज़्यादा होगा उत्प्लावन बल नीचे से उतना ज़्यादा लगेगा, और जब उतना ज़्यादा लगेगा तो होगा क्या, मतलब कुल मिलाकर के तैरना आसान किस केस में होगा, जिस केस में उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा। और उत्प्लावन बल किस केस में ज़्यादा लगेगा, जिस केस में घनत्व ज़्यादा होगा लिक्विड का। तो ये बताइए समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है कि नदी के पानी का? समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि वो पानी होता है नमकीन। नमकीन का मतलब क्या होता है, साल्टी होता है। हाँ, उसमें
बहुत सारे सोडियम क्लोराइड वगैरह मिले होते हैं और सोडियम क्लोराइड वगैरह मिला देने से उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। भाई तो आप खुद ही सोचिए कि आप एक गिलास पानी लीजिए, उस पानी में आप बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा चीनी मिला दीजिए और एक गिलास पानी आप ऐसे रखिए, कौन सा पानी का ज़्यादा घनत्व होगा? जिस पानी में नमक चीनी वगैरह मिले उसका घनत्व ज़्यादा होगा कि जी जो पानी ऐसे शुद्ध है उसका घनत्व ज़्यादा है? जिसमें मिलावट है, जिसमें नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया, वो आप देखेंगे कि उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो ये समुद्र के पानी का घनत्व तो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये नमकीन होता है, यानी इसमें नमक मिला होता है, चीनी मिली हो, चीनी नहीं मिली होती भाई, मजाक यहाँ पर, इसमें नमक मिला होता है, समझे? चलिए, तो ऑप्शन नंबर है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल क्या होता है? नमकीन होता है, गहरा होता है, भारी होता है, हल्का होता है, ये छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर है। नमकीन होने से क्या हो गया? घनत्व तो ज़्यादा हो गया, और घनत्व तो ज़्यादा होने से उत्प्लावन बल ज़्यादा हो गया, और जब उत्प्लावन बल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आदमी तैर लेगा आसानी से। अगला क्वेश्चन लगाएं, समझ में आ रहा है कि नहीं? नमकीन का यहाँ सिर्फ इतना ही मतलब है कि उसका घनत्व तो ज़्यादा हो गया नमक मिले होने की वजह से। जब कोई जहाज नदी से सागर में डूब, ये मान लिया ये है नदी और ये है आपका सागर का पानी। आपको पता होगा कि नदियां अंतोगत्वा जा करके समुद्र में मिल जाती हैं, समझ रहे? तो यहाँ से एक जहाज जा रही है, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही। कहते हैं कि ये जहाज जब यहाँ जाती है तो उठ जाती है, थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे उठती है, ऐसे ऊपर की ओर उठती है। ऐसे ऊपर की ओर जरा सोचिए क्यों उठती होगी? कोई चीज ऐसे चला जा रहा है और आगे जाकर के थोड़ा सा ऐसे उठ गया, ऐसे क्यों उठा होगा? यानी नीचे से इसको कोई उठा दिया होगा, तभी ना उठा होगा। भाई मैं ऐसे चला जा रहा है और ऐसे उठ गया, यानी नीचे से किसी ने इसको ऊपर उठा दिया। कौन उठाया होगा? यहाँ है कौन? यहाँ कोई आदमी थोड़ी बैठा है कि उसको उठा देगा। हाँ, और शिप को कौन उठा पाए? यहाँ भाई पहले ये नदी का पानी था, ये पानी है समुद्र का पानी, यानी समुद्र का पानी ही इसको थोड़ा ऊपर उठाया होगा। बिल्कुल सही बात है, समुद्र के पानी ने इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया। क्यों उठा दिया समुद्र? मैंने आपको बताया कि उत्प्लावन बल लगाता है पानी, चाहे नदी का पानी हो और चाहे समुद्र का पानी हो, दोनों क्या करते हैं? उत्प्लावन बल लगाते हैं। मान लिया नदी का पानी ऐसे उत्प्लावन बल लगा रहा है और समुद्र का पानी भी ऐसे लगा रहा है, ठीक है भैया? होता क्या है, चूंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है तो समुद्र का पानी ज्यादा उत्प्लावन बल लगाएगा। समुद्र के पानी का घनत्व तो चूंकि ज्यादा होता है तो समुद्र का पानी ज्यादा उत्प्लावन बल लगाएगा। मान लिया पहले ये ऐसे तनी से उठा रहे थे, यहाँ जैसे पहुंचेगा ये ज्यादा उठा देगा, क्योंकि इसका घनत्व तो ज्यादा हो गया ना। तो ये जब ज्यादा उठा देगा तो ऐसा लगेगा कि जहाज उठ गई। ठीक, चलिए। तो होता क्या है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यही पूछा था कि क्या फर्क पड़ता, ऊपर उठ जाएगा। और जरा सोचिए, मान लिया समुद्र से नदी में आ रही हो, तब क्या होगा? समुद्र में चूंकि समुद्र की डेंसिटी ज्यादा होती है तो समुद्र ज्यादा उठाया रहा होगा, और जब नदी में आया होगा तो नदी क्या करेगी? भाई ऐसे आ रहा है समुद्र से तो समुद्र यहाँ ज्यादा उठाया था, लेकिन नदी वाले में क्या हो गया? नदी अब कह रही हम उतना नहीं उठाएंगे तुमको, हम कम उठाएंगे, हमारी औकात कम है। तो फिर वो क्या करेगा? नीचे आ जाएगा। जैसे नदी से समुद्र में गया था तो ऊपर उठ गया था, तो समुद्र से नदी में आएगा तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। ठीक, नीचे गिरना ऊपर उठना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, जब कोई जहाज नदी सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, और जब कोई जहाज सागर से
नदी में आएगा तो नीचे उड़ जाएगा, मतलब नीचे गिर जाएगा, नीचे झुक जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्यों ऊपर उठता है क्यों नीचे, ठीक है ना। इसको आए छोड़िए, कितना समझाएं। मान लिया दो पहले एक आदमी से आपने कुश्ती लड़ा, उसने उठा करके आपको तान दिया, फिर दूसरे आदमी से आप कुश्ती लड़ने गए, वो और ज़्यादा बलशाली है, वो कहता तुमने उसको इतना ताना था ना, मैं और ज़्यादा तान दूंगा आपको। तो यही हाल था, जब नदी पर चल रही थी तो ऐसे चल रही थी, कुछ ताने हुए था पानी। जैसे समुद्र पे गई तो समुद्र वाले ने कहा इसने तुमको इतना ताना था ना, मैं तुमको थोड़ा और तानूंगा क्योंकि मेरी ताकत ज़्यादा है। तो ये क्या करता, जब इसको और तान देगा तो ये इतना ऐसे उठ जाएगा, यानी थोड़ा सा उठ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लगाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं भैया, सब्सक्राइब करवाओ यार, ऐसे हम ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुझे बंद करना पड़ेगा इसको, अगर आप लोग ऐसे ही चलते रहे। फ्री ऑफ कास्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैंने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी नहीं शुरू की है अभी। मैंने बोला था जब मैं पहली क्लास लिया था जनरल साइंस की, तो मैं आपसे बोला था कि हिस्ट्री और पॉलिटी भी मैं बस स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिन में, लेकिन मैंने अभी तक उसको नहीं स्टार्ट किए। मैंने देखा कि लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा आ ही नहीं रहा है। कुछ लोग तो चलिए ज़्यादातर लोग, जितने लोग सब्सक्राइब किए वो देख रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अधिक से अधिक लोगों के पास आप शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएँ। लेकिन पता नहीं क्यों लोग शेयर ही नहीं करते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ ही नहीं रहा है, और नहीं बढ़ेगा तो हिस्ट्री पॉलिटी बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि नहीं शुरू करूँगा। एडिटर को पैसा देता हूँ मैं, कैमरे खरीदने में पैसे लगे, ये जो रूम है रूम का किराया, बहुत सारे खर्च पड़ते हैं, और इतने खर्च वहन करने के बावजूद मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते। हाँ, कोई नहीं कर पाएगा, आपको बताऊं। एक रूम का किराया आप सोच सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ बोर्ड लगा है, कैमरे लगे हैं, कुर्सियाँ रखी हैं, बस इतना है, और यहाँ पर वीडियो बनता है, और यहाँ कोई काम नहीं होता, लेकिन पूरे महीने का किराया तो लगेगा ना। चलिए, लाइट, कैमरा, सबका ही सबका तो खर्चा होगा कि नहीं होगा। और एडिटर, मैं थोड़ी वीडियो एडिट करता हूँ, अगर मैं वीडियो एडिट करने बैठ जाऊँगा तो पता चलेगा पूरा दिन उसी में निकल जाएगा मेरा। मैं अपनी तैयारी कब करूँगा? हैं, सिविल सर्विस की तैयारी मेरी एकदम डूब जाएगी। एडिटर को पैसा देना पड़ता है, और अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। आप लोगों को लगता होगा कि वीडियो एडिट करना बड़ा कोई आसान काम है, तो आसान नहीं है, बहुत समय उसका लॉस होता है। थंबनेल बनाना, दुनिया का काम उसमें उसको करना पड़ता है, तो अच्छा खासा पैसा उसको भी देना पड़ता है, और 1 रुपए की कमाई नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे कहता हूँ, चलिए
कम से कम कमाई नहीं है तो पॉपुलैरिटी ही मिल जाए, वो भी कैसे मिलेगी? जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो कहाँ मिलेगी? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। वही चीज, ऐसे जा रहा था, जैसे गया तो थोड़ा सा ऊपर उठ गया, यानी कि कथन तो सही है, कारण तो एक सही है। सागर के जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। मैं आपको बताया कि नदी के जल का जो घनत्व होता है कम होता है, सागर का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए ऊपर उठ जाता है, यानी कारण भी सही है। क्या कथन कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है? बिल्कुल। अगर इसको एक साथ लेकर के पढ़ें तो क्या निकल रहा है कि जब कोई जहाज नदी से निकल करके सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, यानी यही ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थिति विज्ञान निम्नांकित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान को स्टैटिक्स कहा जाता है। इंटर में आपने पढ़ी होगी, 6 किताबें मैथ की होती थी, शायद याद नहीं, मुझे भूल गया। हाँ, उसमें एक किताब होती थी स्टैटिक्स की, बड़ी कठिन मानी जाती थी। एक स्टैटिक्स की और एक और कोई बुक थी, 2 किताबें लोग टीचर इसको सबसे लास्ट में पढ़ाते थे। सबसे पहले तो वही कैलकुलस वगैरह पढ़ाते थे। हाँ, कैलकुलस पहले पढ़ा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, अलजेब्रा पहले पढ़ा देंगे। ये स्टैटिक्स और शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको लास्ट में पढ़ाते थे। एक किताब कुछ और थी, शायद 6 किताब थी ना, याद नहीं। तो चलिए, तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब होता है विश्राम की स्थिति, रुकी हुई स्थिति। ठीक है ना? क्या है? रुकी हुई स्थिति। रुकी हुई मतलब विश्राम की स्थिति को क्या बोला जाता है? स्टैटिक्स। चलिए अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक लेक्चर और लगेगा, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे।